चलो भाई, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये किस, इन्होंने जो नियम दिया है वो किससे रिलेटेड नियम दिया है पहले वो जान लो, उसके बाद उन्होंने अपने नियम में बताया क्या है वो समझते हैं। तो जो हेनरी है, इन्होंने क्या किया है, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में उसके बारे में इन्होंने बताया है। क्या बताया, किसके बारे में? गैस की सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। तो जो गैस होते हैं, तो गैस की द्रव यानी कि लिक्विड में सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता से संबंधित क्या दिया इन्होंने, नियम दिया है, या ये बोल सकते हो कि सूत्र वगैरह इन्होंने क्या किया है, बनाया है। ठीक है ना। तो गैस की द्रव में सॉल्युबिलिटी से संबंधित या रिलेटेड इन्होंने जो नियम दिया है उसी को आप इन्होंने क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि इन्होंने अपने नियम में बस किसके बारे में बताया है, गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है ना। तब जब सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक जो पढ़ रहे थे, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें जो प्रेशर वाला था, इसका प्रेशर का, कि गैस की सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, गैस की विलेयता में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में इन्होंने क्या किया, पहला तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया है, और फिर अपने फॉर्मूले में इन्होंने किसके किसके बीच में रिलेशन समझाने की कोशिश की है। तो इन्होंने क्या बताया है, जो गैस है, गैस की सॉल्युबिलिटी का, गैस की सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता का जो दाब होता है, प्रेशर, ठीक है ना, दाब यानी कि प्रेशर में रिलेशन बताया है, या ये बोल सकते हो कि सूत्र बताया है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, पहला तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, और दूसरा उस सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा लेना है, प्रेशर। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के कारण कैसा प्रभावित होता है उसके बारे में बताया। तो हेनरी क्या तुम ही लोग बता दोगे ये नियम? चलो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। अगर गैस का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे पहले डायग्राम बना देते हैं ताकि फील आ जाए। ये डायग्राम है, ठीक है, एक कंटेनर है, और ये क्या भरा हुआ है, लिक्विड है ये। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स है, ये भरे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ मान लो गैस यहाँ पे भी है, मान लो। अब इसके ऊपर क्या लगा दो, एक पिस्टन लगा दो, ये ये ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे जो जगह खाली, यहाँ पे गैस भरा हुआ है। ठीक है ना। अब मैं अगर इसमें मान लो ये ऊपर से प्रेशर अप्लाई करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ये डब्लू, ऐसे करके, मतलब एक एक करके मान लो प्रेशर अप्लाई करते जा रहा हूँ, तो ये पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे। तो इस गैस के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई टक्कर जब बढ़े, गैस गैस जो होते हैं वो कैसे प्रेशर लगाते हैं, गैस जो होते हैं, गैसों का जो प्रेशर होता है, दाब, वो कैसा होता है, किस तरीके से दाब आता है। जैसे मान लो ये है, इसके अंदर मान लो गैस भरा हुआ है, तो उस गैस का जो दाब होगा वो कैसा होता है, किस तरीके से आता है। तो जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना, वो जब इससे टकराते हैं कंटेनर से, तो वही उसका क्या बनाता है, प्रेशर बनाता है, टक्कर। तो इसके ऊपर ये जो गैस के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ना, तो ये गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, इसके सरफेस पर क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो उस टक्कर के कारण क्या होता है, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर आता है, किसका, गैस का। तब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसमें ऊपर से दाब क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो बताओ कि इस गैस, जो जो गैस है, इसका अंदर, लिक्विड के अंदर अमाउंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? समझ में आ रहा है क्या बोला हूँ? भाई अगर आप क्या करते हो, किसी भी गैस का लिक्विड के सरफेस पर लगने वाला प्रेशर अगर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो उस द्रव में यानी लिक्विड में गैस के घुलने का जो मात्रा है यानी अमाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस यही हेनरी ने बताया है, समझे? तो ये तो तुम लोग के सामने आ जाता, तुम लोग भी बता देते। फालतू में हेनरी जो है वो लेके चला गया, बताओ क्रेडिट। चलो ठीक है ना। तो अब अगर इसको अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला जो बनाते हैं इसका, तो फॉर्मूला कैसे बनाए हैं, मान लो कि जो गैस की मात्रा है, गैस कहाँ कहाँ की, यहाँ पे जो लिक्विड के अंदर जो घुला हुआ है गैस, द्रव के अंदर, उसकी मात्रा में मान लेता हूँ, अमाउंट क्या मान लेता हूँ, एम। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन इन्होंने जो डेरिवेशन अपना बताया है,
थ्योरी, तो उन्होंने क्या बोला कि द्रव में गैस की विलेयता, लिक्विड में गैस की जो सॉल्युबिलिटी है या घुली हुई मात्रा जो होती है वो उसके द्वारा लगाए गए प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई डाउट? ठीक है ना। प्रोपोर्शनल हटाने पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको के एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये एम क्या है, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, पी क्या है, गैस का, फिर से बोल रहा हूँ प्रेशर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इसके आगे अभी बहुत बड़ा रोल चलने वाला है, इसके आगे की पूरी कहानी इसी के ऊपर है। ठीक है ना, तो इसका बार बार बहुत खतरनाक तरीके का एक्सप्लेनेशन या रोल आएगा, तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। ये जो प्रेशर है ना, तो ये गैस के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर है। जब बार बार जाके जब टकराता है लिक्विड के सरफेस पे, गैस ऊपर भरी है, जानते तो गैस एक जगह पे रुकी तो रहती नहीं, इधर उधर क्या होती रहती है, भागती रहती है, तो वो इस लिक्विड के सरफेस पर भी जाके क्या होगी, बार बार टकराएगी, तो उसके कारण इसके सरफेस पर प्रेशर बनेगा। अब जैसे ही आप ऊपर से ये वाला दाब क्या करते हो, बढ़ाते हो ये प्रेशर ऊपर से, तो पिस्टन अंदर आएगा, तो इसके लिए जगह कम पड़ेगी, तो ये और ज़्यादा तेज़ी से क्या होंगे, लिक्विड के सरफेस पर क्या होंगे, टकराएंगे, जिससे प्रेशर और क्या होगा, बढ़ेगा। और उस प्रेशर के बढ़ने के कारण ये क्या हो जाएंगे, बाहर और कहीं जगह मिलेगी नहीं तो कहाँ जाएंगे, लिक्विड में चले जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे इधर से गैस का, तो गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये वही है जो रिलेशन बताया कि द्रव में गैस की घुली हुई मात्रा जो होती है वो उस गैस द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाए गए प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है के एच, जिसको क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था हेनरी का नियम। अभी इतने में नहीं खत्म है, अभी और आगे चीजें हैं बस, लेकिन अभी ये पहला रिलेशन आया है। तो ये यम जो है ये क्या है, द्रव में यानी कि लिक्विड में घुली हुई डिजॉल्व गैस की क्या है, मात्रा, अमाउंट। ठीक है, क्लियर। पी क्या है, गैस द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर, और ये कौन सा प्रेशर है, पार्टियल प्रेशर, ये भी ध्यान रखना कौन सा प्रेशर है, पार्टियल। पार्टियल प्रेशर किसको बोलते हैं, आंशिक दाब किसको बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर गैस द्वारा लगाया गया दाब। मतलब वहाँ पे अलग अलग गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे दो टाइप के गैस भरे हुए होते हैं, मान लो जैसे कि यहाँ पे एक, जैसे मान लो ये दूसरा मान लो टाइप का गैस है ये, तो प्रेशर दोनों लगाएंगे। पर मैं पार्टियल प्रेशर की अगर बात करूँ तो जैसे ये जो डार्क वाला आपको जो ब्लैक वाला दिख रहा है इसको मान लो ए वाला है, और ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है इसको मान लो क्या है, ये बी है। तो अगर ए के गैस की घुली हुई मात्रा की बात करेंगे तो केवल गैस ए द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसकी बस बात करना है, बी का नहीं। आई बात समझ में? पार्टियल प्रेशर किसको बोलते हैं, आंशिक दाब। तो पर्टिकुलर गैस मतलब कोई एक, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यहाँ पे मान लो होते, तो अगर हाइड्रोजन की घुली हुई मात्रा का दाब के साथ रिलेशन निकालते तो केवल हाइड्रोजन के पार्टिकल द्वारा जो प्रेशर लग रहा है केवल वो बस लेना है। ऑक्सीजन की अगर मात्रा पता करना है कि ऑक्सीजन की इसके अंदर कितनी मात्रा घुली हुई है, तो केवल ऑक्सीजन के पार्टिकल द्वारा इसके सरफेस पर जो प्रेशर लगेगा उसकी बात करना है, इसको बोलते हैं पार्टियल प्रेशर। ध्यान रखना, ये शब्द जितने भी मैं अच्छे बोल रहा हूँ ये सब आगे बहुत खतरनाक तरीके से कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखे रहना। ये प्रेशर क्या है, गैस का आंशिक दाब, मतलब कि पार्टियल प्रेशर है ये ऑफ गैस। अब समझ गए ना कि किसको बोलते हैं पार्टियल प्रेशर, किसी एक पर्टिकुलर गैस द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया दाब। और ये प्रेशर कहाँ लग रहा है, लिक्विड के सरफेस पर, द्रव की सतह पर। के एच क्या है यहाँ पे, के एच जो है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है। ठीक है ना। ये जिसको किससे रिप्रेजेंट, ये प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट, और इसको के एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये ध्यान रखना, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, ये किन किन चीज़ों पर, जैसे गैस है, अब गैस को कहाँ घोल रहे हो, लिक्विड में, वो जब गैस लिक्विड में जाके घुलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब गैस क्या है, सॉल्यूट, और जो जिस लिक्विड में घोल रहे हो वो क्या है, सॉल्वेंट। यानी कहने का मतलब हो गया कि गैस हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और टेम्परेचर हो गया यानी तापमान। ठीक है ना। जो सॉल्युबिलिटी बताई जाती है वो तो पता ही होगा कि किस केस में बताया जाता है, फिक्स टेम्परेचर पर बताया जाता है और इक्विलिब्रियम स्टेट पे बताया जाता है, साम्यावस्था की स्थिति में। अभी हेनरी का डेफिनेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल रिलेशन बस बताए हैं। ठीक है, तो ये गैस के और सॉल्वेंट के, जो गैस उसमें घुल रही है और जिसमें घोल रहे हो उसके नेचर और टेम्परेचर, इन दोनों के
नेचर यानी प्रकृति और तापमान पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। तो ये यहाँ तक है पहला, ये हेनरी का नियम। कोई कंफ्यूजन? तो अब जब इसकी परिभाषा बताई जाती है तो थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी वाला ध्यान रखते रहना कि सॉल्युबिलिटी में, क्योंकि पूरा सॉल्युबिलिटी की ही कहानी है। तो सॉल्युबिलिटी में क्या बोलते थे कि कांस्टेंट प्रेशर पर, क्या कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं, टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेट में। और इक्विलिब्रियम स्टेट पता है किसको, वो क्या बताया था इक्विलिब्रियम स्टेट किसको बोलते हैं? जब लिक्विड में गैस की मात्रा जो है वो चेंज होना बंद हो जाए। क्योंकि जैसे प्रेशर लगाओगे ना, तो जैसे प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस की मात्रा चेंज होगी, फिर प्रेशर लगा के रोक दो, फिर जब उसमें गैस की मात्रा, ये गैस के पार्टिकल एक जगह नहीं रहते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं अभी ये बाहर हैं और ये कुछ अंदर है, ठीक है ना। ये प्रेशर लगता रहता है कंटिन्यू, तो ये अंदर आते रहते हैं और ये बाहर साइड भी क्या होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब ये अंदर आने वाले गैस की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस, और बाहर निकलने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस जब बराबर हो जाते हैं, सेम टाइम पे सेम पार्टिकल अंदर आएंगे, सेम पार्टिकल बाहर जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ अंदर की अगर मैं बात करूँ तो समय के साथ अंदर गैस के पार्टिकल की संख्या कांस्टेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे मान लो यहाँ पे 15 तो थे, तो जैसे इधर से 2 आएगा तो इधर से 2 निकल जाएगा, तो अब भी 15 ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो लिक्विड में जब समय के साथ उस गैस की मात्रा क्या हो जाए, नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इक्विलिब्रियम खाली इतना समझ लेते हैं जितना आए उतना बाहर जाए, क्योंकि जैसे ही जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा वहां पूछूंगा कि बताओ इक्विलिब्रियम है, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तब इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होता है, तब वहाँ गैस की मात्रा क्या होती है, चेंज होती है। अब फिर वो प्रेशर अप्लाई करके रोक दो, थोड़ी देर बाद जब रुक जाए तो फिर वो जब क्या हो जाएगा, मतलब जब अंदर जाने वाली और बाहर आने वाले गैस के पार्टिकल की संख्या वहां पे भी जब क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तब उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। और जब वो उस स्टेट में पहुंच जाएगा तब ये सारी बातें क्या की जाती हैं, बताई जाती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो यानी कि क्या बोला, कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी अपने को क्या रखना है यहाँ पे, कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोला, कांस्टेंट टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम स्टेट में द्रव में घुली गैस की जो मात्रा होती है वो उस सतह पर, द्रव की सतह पर यानी सरफेस पर गैस के पार्टिकल प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए ना? बाकी आगे कहानी समझ गए। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। के एच किस पर डिपेंड करता है, गैस और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, पहले इतनी कहानी निपटाओ। चलो, ये तो हो गया। ये वाला जो डेरिवेशन बताया, ये अमाउंट ऑफ गैस, यानी ये यहाँ पे जो गैस की मात्रा है ना वो ग्राम में ली जाती है। ये जो मास है, ये गैस का क्या है, मास। ठीक है ना। ये अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पे जो ले रहे हैं ये गैस का द्रव्यमान है, अमाउंट, ये मास ऑफ गैस है। तो ये ये वाला जो आपका बना है फॉर्मूला, ये गैस की मात्रा जो अपन ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, वो उसके मास यानी ग्राम के फॉर्म में ले रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे इसको और फिटेबल बनाने के लिए थोड़ा सा क्या किया गया कि जो गैस का अमाउंट है वो मोल फ्रैक्शन में लेने लग गया, कि हम गैस का अमाउंट जो है वो ग्राम में ना बोल के किस में लेंगे, मोल फ्रैक्शन में बात करेंगे। ठीक है। तो कहानी वही है, सेम टू सेम। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल प्रभाज मतलब क्या हुआ, उस सॉल्यूशन में उसका कितना हिस्सा है मोल के फॉर्म में। पहले ये यहाँ जो ग्राम में बोल रहे थे, अब आगे जो बोलना है वो किसके फॉर्म में बोलना है अपने को, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज का मतलब ये होता है, जैसे गैस का मोल फ्रैक्शन अगर बोलूंगा, गैस का मोल प्रभाज, तो इसका मतलब बिलियन में गैस का मोल में कितना हिस्सा है पूरे सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन पता नहीं कैसे निकालते हैं, गैस का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो गैस के नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे, नीचे वाले में सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक के मोल के दोनों रहेंगे। ठीक है। तो अब जो ये बोला गया है कि अगर हम अमाउंट ऑफ गैस जो है वो, गैस की मात्रा जो है वो किसके फॉर्म में लेने लग जाए, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो पूरा कहानी यही बोलना है, बस अमाउंट ऑफ मास की जगह आप, सॉरी, मास ऑफ गैस की जगह आपको क्या बोलना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो कहानी वही है, फिर से वही बोल रहा हूँ, लिक्विड में डिजॉल्व जो गैस का अमाउंट होता है यानी मोल फ्रैक्शन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाए गए पार्टिकल प्रेशर के। तो कहानी पूरा वही है। अब मान लो अगर मैं गैस को सॉल्यूट मान लेता हूँ, तो और सॉल्यूट को आप क्या मान लो, ए मान लो, सॉल्यूट को क्या मान लो, ए। इसको हटा देते हैं बी को, यहाँ पे हट जाओ भाई तुम, ये लो,
और जो यहाँ सॉल्वेंट है उसको क्या मान लेते हैं, पी। तो सॉल्यूट को अगर ए मान लोगे तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन और ये पी ए, मतलब कि जो ए है यानी गैस, उसका पार्टिकल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोला, फिर से बोलो, ये वाले को क्या बोल रहा हूँ मैं, लिक्विड में डिजॉल्व अमाउंट ऑफ गैस इन फॉर्म मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब कि जो गैस, द्रव में जो गैस घुली हुई है उसके काहे में आप अमाउंट लोगे, उसके मोल फ्रैक्शन के फॉर्म, ठीक है ना। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी गैस के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाए गए पार्टिकल प्रेशर के आंशिक दाब, ठीक है, समझ गए। बाकी वही चीज़ है, प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगा, हेनरी कांस्टेंट के एच, ये बाकी पूरा वही है। जो हेनरी कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, पता ही है, गैस, सॉल्वेंट और टेम्परेचर, गैस सॉल्वेंट के नेचर और टेम्परेचर, ठीक है ना। गैस और जो विलायक है उसके और जो तापमान है उसके। तो ये आपका आ गया दूसरा वाला। तो अभी थोड़ा सा ये बताओ, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। गैस का प्रेशर बढ़ने पर लिक्विड, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब मैं एक और स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, गैस का प्रेशर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी घट रही है। बताओ ये दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही हैं कि दोनों गलत है, जो भी है वो अपना अपना राय दो। दोनों बोल रहा हूँ मैं, गैस का प्रेशर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एक स्टेटमेंट मैंने बोला गैस का प्रेशर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी घट रही है। पहली वाली के साथ पार्शियल प्रेशर है, दोनों में पार्टिकल प्रेशर है, दोनों में मैं पार्टिकल प्रेशर की ही बात कर रहा हूँ। बस ये स्टेटमेंट मैं सही बोल रहा हूँ दोनों की नहीं, या कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है। पहला वाला सही है, जो अभी ये पूरा उसी के ऊपर तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। सेकंड वाला सही है कि गलत है, गैस का पार्टिकल प्रेशर बढ़ने पर उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। गलत है पक्का, कौन कौन सा मिलेगा कि ये गलत है। हाँ, क्यों गलत है बताओ। समझो, ये भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट, बस देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग, समझो। ये देखो यहाँ पे ये गैस है, जब मैं प्रेशर यहाँ से बढ़ाऊंगा ऊपर साइड से, तो इस गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अंदर बढ़ेगी ना। मतलब यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ के गैस का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो घटेगी इसकी सॉल्युबिलिटी कि नहीं घटेगी, दोनों सही है। समझ में आया, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। मैंने प्रेशर बोला जरूर है लेकिन वो ये नहीं बताया था कि किधर साइड का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। पहले वाले में जो प्रेशर, यहाँ पे जो बात चल रही है, इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ जो बात चल रही है ये एक्चुअली में ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। ये लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर थोड़ा गैस है, वहाँ पे गैस भरी हुई है, और ये ऊपर पिस्टन से आपको क्या करना है, प्रेशर क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये कहाँ जाएंगे, लिक्विड के अंदर ही जाएंगे। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से इस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर हो गया, या अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या ये बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसी का अगर मैं अपोजिट बोलूँ कि इधर का प्रेशर क्या है, मान लो ज़्यादा है, मान लो जैसे दो अलग अलग कंटेनर ले रहे हो, एक में यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ कम मात्रा में गैस भरी हुई है, और एक में मैं इधर से ज़्यादा मात्रा में गैस भर रहा हूँ इधर साइड। जैसे मान लो इधर से एक, मान लो वो लगा लो ऐसे पाइप, इधर से गैस भरते जाओ, तो इधर साइड गैस भरेगी, तो इधर साइड से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी सॉल्युबिलिटी घटेगी कि नहीं घटेगी। आ रहा समझ में, कि उल्टा प्रेशर अपोजिट कर दिया मैंने, पहले इधर का बढ़ा रहा था तो अंदर जा रहा था, अब इधर का प्रेशर बढ़ा दिए तो बाहर। अब इधर का प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब इधर का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी अंदर। कोई कंफ्यूजन, बस इसी चीज को बोला गया है कि इसको हम उल्टा भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझना। इसमें यहाँ पे बोला गया है कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये। और यहाँ पे भी एक अपने पास फॉर्मूला आता है, पी ए इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। यहाँ पे के एच का जो फॉर्मूला निकल के आता है, इस वाले फॉर्मूले से के एच बराबर जो आता है वो आता है एक्स ए अपॉन पी ए, और इस वाले से जो फॉर्मूला निकल के आता है के एच का, वो आता है पी ए अपॉन एक्स ए। कुछ अंतर समझ में आए दोनों का, कि यहाँ पे कैसे बोला जा रहा है और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस वाले में समझना, यहाँ पे समझना, फिर से बोल रहा हूँ।
द्रव में घुली हुई जो गैस की मात्रा है उस पर लगाए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिक्विड के सरफेस पर लगाए गए उस गैस द्वारा लगाए गए प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इस डायरेक्शन की है, इधर से बात हो रही है। अब इस वाले में क्या बोल रहा है, ये देखो, पहले प्रेशर है, गैस के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है वो गैस के अमाउंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर अमाउंट अगर बढ़ाऊंगा या यहीं पे बढ़ा लो, चलो यहीं पे बढ़ा देता हूँ, चलो सीधे डायरेक्शन में सोचो। इस बार अमाउंट बढ़ा, ये प्रेशर जो है वो क्या कर रहा हूँ, इधर साइड का प्रेशर बोल रहे हैं कि प्रेशर कब बढ़ेगा, जब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो बात उतनी है, अमाउंट यहाँ पे मैं ये नहीं वो कर रहा हूँ, मान लो पिस्टन नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं ले जा रहा हूँ, ये फिक्स है, ठीक है ना। इधर से तुम गैस का अमाउंट बढ़ाते जाओ तो इधर गैस की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब गैस की संख्या बढ़ती जाएगी, जगह उनके पास उतना ही है, तो सीधी सी बात है पहले से ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पे आके टक्कर मारेंगे। पहले गैस का अमाउंट यहाँ पे कम है, ठीक है ना, तो अभी कम टक्कर होगी। अब जैसे मान लो मैं इधर करना, तो प्रेशर ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, मतलब इधर से मैं प्रेशर नहीं बढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है, इस वाले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि इधर का प्रेशर आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पे गैस की संख्या कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रही है, केवल अपन पिस्टन दबा के इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से गैस के पार्टिकल पहले जो दूर दूर थे, लेकिन अब ज़्यादा पास पास आने की वजह से ज़्यादा टक्कर हो गया, वहाँ पहले से ज़्यादा फोर्स लगेगा स्पेस कम होने के कारण। तो यहाँ स्पेस कम होने के कारण प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। कहानी समझ में आई ये वाला। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गैस के द्वारा लगाया गया पार्टिकल प्रेशर जो होता है वो गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ इसको अब तुम्हें वॉल्यूम नहीं चेंज करना है, यहाँ पे तुम्हें गैस का अमाउंट क्या करना है, बढ़ाना है। क्या बोला, इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर उसके अमाउंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब तुम्हें इस पिस्टन को नहीं दबाना है, यहाँ पे तुम किसी तरीके से क्या करो, गैस का अमाउंट क्या करो, बढ़ाओ। मतलब यहाँ पे आपको गैस जो पहले था अब ज़्यादा कर दो यहाँ पे। तो जैसे जैसे गैस के पार्टिकल की संख्या यहाँ पे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो इनके द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पर लगाए गए टक्कर की संख्या क्या हो जाएगी, तो पहले से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ये अब जगह, यहाँ पे जगह तो बच नहीं रही है आने के लिए, तो कहाँ जाएंगे, यहीं ना जाएंगे। तो जैसे जैसे इधर तुम अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो उनका इसके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आए दोनों, दोनों का केस समझ में आया कि ये दोनों जो फॉर्मूला बनाया गया वो कैसे बनाया गया है। क्या हुआ, फिर से बोलूं, देखो यहाँ पे ये बोलने का तरीका समझ लो कि ये जो रिलेशन बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो एक्चुअली में इसमें बोला कैसे जा रहा है। ये मैंने क्या बोला इसमें कि जो मोल फ्रैक्शन है, अभी मोल फ्रैक्शन को माइंड में रखो, अमाउंट ऑफ गैस बोलो, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में बोला जाएगा, ठीक है ना। चलो, गैस का जो अमाउंट है ये सॉल्युबिलिटी वाली है, कि मतलब जो लिक्विड में जो घुली हुई है, तो लिक्विड में घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है वो उस गैस द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाए गए पार्टिकल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस वाले केस में प्रेशर जो है हम यहाँ पे खुद लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। तो इधर से जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये जो यहाँ पे जो गैस है वो उनके लिए स्पेस कम हो जाएगा। तो जैसे स्पेस कम होगा यहाँ पे इसके सरफेस और इस पिस्टन के बाउंड्री के बीच में सरफेस कम होगा कि नहीं होगा। अब वो जैसे ही सरफेस कम होगा तो इसके टक्कर की संख्या टक्कर जो होगा वो पहले से क्या होगा, ज़्यादा फोर्स से होगा, क्योंकि स्पेस कम पड़ गया है। तो जब फोर्स ज़्यादा फोर्स से टक्कर होगी मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब और कहीं बाहर जाने के लिए जगह तो है नहीं, तो कहाँ जाएंगे, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ प्रेशर बढ़ाने से इसका जो ये प्रेशर बढ़ाने से जो लिक्विड में गैस का अमाउंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये कहानी सब ये क्लियर हुआ। अब इधर वाले में ये बोला जा रहा कि जो ये गैस का जो पार्टिकल प्रेशर है या गैस द्वारा लगाया गया प्रेशर जो होता है वो गैस के अमाउंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप यहाँ पे प्रेशर दो तरीके से बढ़ा सकते हो। एक तरीका ये स्पेस कम करो, पिस्टन को क्या करो, दबाओ, स्पेस कम होगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा तरीका ये पिस्टन आप यहाँ पे रोके रखे रहो, यहाँ गैस की मात्रा बढ़ा दो, दोनों तरीके से प्रेशर बढ़ेगा और दोनों तरीके से गैस की सॉल्युबिलिटी यहाँ क्या होगी, बढ़ेगी। समझ गए, इस तरीके को ध्यान रखना है कि इसमें कैसा बोला जा रहा है और इसमें कैसा बोला जा रहा है, और दोनों में के एच का अलग अलग आता है फॉर्मूला। समझ गए, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब जरा यहाँ से बताओ के एच की यूनिट जरा बताओ, यहाँ वाले से इस वाले से के एच की यूनिट क्या बनेगी। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये वाला, इस वाले से के एच की यूनिट क्या बनेगी,
ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की यूनिट होती है, तो केवल प्रेशर बस है ना, तो क्या हो जाएगा? पास्कल इनवर्स, पास्कल इनवर्स। अच्छा पास्कल बोल रहे हो, हाँ ठीक है, पास्कल भी होता है, एटीएम भी होता है, बार भी होता है, तो सब इन्वर्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस वाले में क्या बनेगा, इसका जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, एटीएम इन्वर्स बन सकता है, क्या बन जाएगा, एटीएम इनवर्स या बार इनवर्स, या आप जो पास्कल इनवर्स बोल रहे हो वो। और इस वाले में समझ गए ना, इसमें ऊपर है, तो इस वाले में जब यूनिट बनाओगे तो इसका क्या बनेगा, पास्कल बनाओ या एटीएम लिख लो या बार लिख लो, इसमें इन्वर्स नहीं रहेगा, तो दोनों तरीके से बन सकता है। बस अब तुमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा वाला किस किस केस, कैसा केस बना रहा है, तो उसके हिसाब से किस तरीके का होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट? ठीक, नहीं है तो उतना ही, अब इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। चलिए क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखो ये वाला जो केस बना रहा है ये, इसमें, तो इसमें जैसे मैंने क्या बोला, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब अमाउंट ऑफ गैस यानी या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर आप इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब प्रेशर जो होता है, पार्टिकल प्रेशर, वो अमाउंट ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जब आप क्या करते हो, ये जो ऊपर वाला स्पेस दिख रहा है जो खाली था पिस्टन और लिक्विड के बीच में, तो यहाँ पे जब आप क्या करते हो, अमाउंट ऑफ गैस क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओगे, तो इसके द्वारा लगाया गया सरफेस पर जो पार्टिकल प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इसी को आप उल्टा समझो थोड़ा सा, अगर मान लो मैं ये बोलूँ इधर साइड देखो, इसमें अगर मान लो यहाँ पे जो अंदर हैं, ये जो गैस के पार्टिकल अंदर है ना, ये भी लिक्विड के सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में इधर साइड फोर्स बढ़ाते हैं, मतलब इधर साइड से भी प्रेशर लगता है, ठीक है। तो अगर इधर आप क्या करते जाओगे, अमाउंट क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे इधर साइड, इनका अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, समझना थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इसका प्रेशर इधर साइड ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ये होगा, जितना ज़्यादा गैस के पार्टिकल इधर साइड होंगे उतना ज़्यादा ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, या प्रेशर। तो अभी यहाँ बताओ सॉलिबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी इस वाले में, यहाँ वाले में दोनों में मैं केस थोड़ा सा समझा रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। मैंने इस वाले में जो ऊपर स्पेस था वहाँ अमाउंट बढ़ा रहा था, तो इस वाले केस में गैस की सॉलिबिलिटी जो है लिक्विड में वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर इधर अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा होंगे तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे अभी ये मान लो अगर रुका ना, तो इसको कोई बाहर से इसको प्रेशर दे के रोका आ गया है, अभी ये रुका हुआ है, जैसे इसको हटाओगे इसके हाई प्रेशर के कारण ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो वो तुम लोग ठंडा वंडा जो पीते हो ना, पेप्सी कोला वगैरह जो भी होता है, तो देखो जैसे ही बटन बोल रहा हूँ, ढक्कन ढक्कन खोलते हो तो क्या होता है, वो जो गैस उसमें घुली रहती है वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। कभी सेक भी अगर करोगे उसको, तो सेक करोगे तो देखोगे सेक करने के बाद जब उसको खोलते हैं तो वो और तेजी से, कारण क्या है इसका, सेक करने के बाद, क्योंकि जैसे सेक करते हो ना तो इसके मूवमेंट आप बढ़ा दिए हो, और इनका मूवमेंट बढ़ने के कारण प्रेशर क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से इधर साइड प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है। अब इधर साइड से प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही तुम ढक्कन खोलोगे तो ऊपर से जो इसको रोक के रखा था, ये जो रोक रखे हुए ढक्कन जब तक बंद है, वो हाई प्रेशर के साथ ढक्कन बंद किया जाता है ताकि गैस बाहर ना निकलने पाए। जैसे ही आप ढक्कन क्या करते खोलते हो तो ऊपर वाला प्रेशर हट गया, इधर साइड का प्रेशर बढ़ा गया, वो तो था ही उतना ही, ऊपर वाला आपने प्रेशर हटा दिया ना जो उसको रोक के रखा था, तो इधर का प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा, तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसको ऊपर से रोकने वाला कोई है नहीं, ये सीधा कहाँ जाएगा, बाहर। दोनों केस हो रहा, प्रेशर बढ़ने पर सॉलिबिलिटी घट भी रही है और बढ़ भी रही है, घट कहाँ रही है और बढ़ कहाँ रही है, जब प्रेशर इधर साइड से बढ़ाते हैं तो इधर सॉलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, और जब प्रेशर जो है वो लिक्विड के अंदर गैस का जब प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, अब वो कैसे बढ़ेगा, इधर गैस का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा वो प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ाएगा। तो जैसे ही ऊपर का ढक्कन खोलोगे जो उसको रोक के रखा हुआ था, तो सीधे क्या हो जाएगा, ये बाहर, तो वो जो बाहर निकला है तो वो भी हाई प्रेशर के कारण ही अब बाहर निकला है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी घट रही है, क्लियर हो गया। यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ सॉलिबिलिटी जो है वो गैस की क्या हो रही है, घट रही है। तो कारण समझ में आया कि इस वाले केस में क्या है, यहाँ बोला कैसा जा रहा है, उसमें प्रेशर का डायरेक्शन जो है वो किधर साइड, इस वाले में जो प्रेशर का डायरेक्शन की बात की जा रही है वो इधर साइड से बात की जा रही है, इधर साइड से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ऐसे, ये इस वाले में जो बात हो रही है इसमें प्रेशर का डायरेक्शन ऐसे है, इधर साइड है,
उल्टा। तो अमाउंट कहाँ बढ़ रहा है, इस वाले में अमाउंट कहाँ है, लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। तो वो इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जो ठंडा कोका कोला वगैरह जो अपन लोग देख लेते हैं, तो उसमें जो हाई प्रेशर के साथ उसमें जो CO2 गैस भरी जाती है, तो वो एक्चुअली में जो ढक्कन बंद है, तो वो ऊपर का हाई प्रेशर के साथ उसको बंद किया जाता है। तो जब तक बंद रहेगा तब तक वो ऊपर का प्रेशर और इसके प्रेशर से क्या है, ये बंद है, तो ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, बाकी प्रेशर अंदर ज़्यादा है। और जैसे ही तुम ढक्कन खोले तो इसको बाहर निकलने के लिए रास्ता जगह मिल गई जाने के लिए, तो ये हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, गैस बाहर निकल आएगी, क्योंकि ऊपर से इसको रोकने वाला कोई प्रेशर है ही नहीं। तो इधर का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, और इधर के प्रेशर बढ़ने के कारण गैस बाहर निकल गई, मतलब लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो क्लियर हुआ, यानी प्रेशर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती भी है, और उसका आंसर समझ में आया कि जगह चेंज है, बाकी होता दोनों है, ठीक है। प्रेशर का डायरेक्शन चेंज करो तो सॉल्युबिलिटी घट भी जाएगी और बढ़ भी जाएगी, ठीक। चलो देखो, ये जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आया ना, पी, ये वाला जो रिलेशन बनाए हो इधर से, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, मतलब ये गैस का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, इसमें यही है ना, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है, ये जितना ज़्यादा होगा उसके द्वारा लगाया गया पार्टिकल प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसको प्रोपोर्शनल हटाने पर ये कांस्टेंट आ रहा है के एच। अब ये के एच जो है, तो इधर से ये एक्स ए को किधर भेज दिया, नीचे, तो के एच इजिकल टू पी ए अपॉन एक्स ए आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, इसमें के और एक्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोला जाता है कि के और एक्स के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है ना। अब कब ये जो रिलेशन आएगा वो कब कैसा रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पे आपको प्रेशर क्या करना है, कांस्टेंट करना है, प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन ये जो आपको दिख रहा है, इसका सॉल्यूट का या गैस का, ठीक है ना, गैस के मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभार, और किसके बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हेनरी कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पर, कि वो बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेशर को अगर मैं कांस्टेंट कर दूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे कि प्रेशर जो है इसको क्या कर दूँ, कांस्टेंट करके रखूँ, ठीक है ना। तो जो हेनरी का कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट, वो सॉल्युबिलिटी से कैसा रिलेशन दिखाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हेनरी कांस्टेंट और जो सॉल्युबिलिटी है, यानी सॉल्युबिलिटी जो बोल रहा हूँ, यानी इसकी संख्या पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर हेनरी कांस्टेंट का मान अगर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और ध्यान रखना, हमेशा गैसेस के हेनरी कांस्टेंट ही दिए जाते हैं, गैस अलग अलग जैसे गैस होगा तो आपको उसका हेनरी कांस्टेंट क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर इसका हेनरी कांस्टेंट कितना है, हेनरी नेचन। तो उससे आप ये बता पाओगे कि उसी प्रेशर पर दोनों गैस में से किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो। मतलब क्वेश्चन ऐसे है, जैसे देखो ये दो कंटेनर है, ठीक है ना, ये लिक्विड है, सेम लिक्विड है, इस वाले में मान लो हाइड्रोजन गैस है और इस वाले में कौन सा गैस भरा हुआ है, ऑक्सीजन गैस है ऊपर, ठीक है। ये जो रिलेशन बताया जा रहा है ये किस तरीके से बताया जा रहा है उस चीज़ को समझना थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने दोनों के लिए प्रेशर बराबर रखा है, दोनों गैस के लिए प्रेशर मैंने क्या रखा है, बराबर। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया इस केस में। तो अब ये बताना है कि इन दोनों गैस में से किसकी सॉल्युबिलिटी उसी प्रेशर पर, जैसे मान लो यहाँ पे कितना है 1 atm है और यहाँ पे भी कितना है 1 atm का प्रेशर है। तब इन दोनों गैस में से किस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो इस लिक्विड में ज़्यादा होगी, उसी प्रेशर पे बात करूँ, दोनों का प्रेशर सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इस लिक्विड में ज़्यादा होगी। तो जरा बताओ क्या रिलेशन अभी निकाले हो, सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये है कि जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जिसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपको जब भी गैसेस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जब भी कोई डाटा देना होता है, इंफॉर्मेशन, तो वो उसका हेनरी कांस्टेंट देता है, समझ गए। तो वहाँ से आप बताओगे कि इन दोनों में से कौन सी गैस इस टेम्परेचर पर क्या है, और ये सारी बातें फिक्स टेम्परेचर पर होती है।
ठीक है ना। एक फिक्स टेम्परेचर पर आपको हेनरी कांस्टेंट दिया जाएगा, क्योंकि लिखे थे ना हेनरी कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, गैस और सॉल्वेंट के नेचर पर, और दूसरा टेम्परेचर पर। तो इसलिए फिक्स टेम्परेचर पर ये हेनरी कांस्टेंट हर गैस का फिक्स टेम्परेचर पर बताया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट भी। अब अगला बात तुम लोग वही बताओ, खुद दिमाग लगा के बताओ कि टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट में कैसा रिलेशन है। ये वाला पहले बताओ, रिलेशन समझ में आया? यहाँ क्या बताया जा रहा है, हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी, विलेयता, यानी ये गैस का क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, जिसका मोल फ्रैक्शन कम मतलब सॉल्युबिलिटी कम है। तो हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन आ रहा है कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन किस कंडीशन में, कांस्टेंट प्रेशर पे। ध्यान रखना, प्रेशर को अपने को ये ऊपर वाला ये चीज़ जो है इसको कांस्टेंट रख देना है, तो इन दोनों के बीच में तब रिलेशन निकालोगे, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ प्रोपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट आता है, तो जब मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा तो इस कांस्टेंट को हटाने पर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल लग जाएगा। तो ये ऐसा रिलेशन बन जाएगा। क्लियर ना, कोई डाउट? ठीक है। तो अब जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो मतलब अगर मान लो जैसे ये है, तो इन दोनों में से हेनरी कांस्टेंट हाइड्रोजन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की हेनरी कांस्टेंट क्या होती है, ज़्यादा। और ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो बताओ दोनों में से कौन सी गैस उसी प्रेशर पर ज़्यादा सॉल्यूबल होगी? ऑक्सीजन, क्योंकि उसका हेनरी कांस्टेंट क्या है, कम है। आया समझ में इन दोनों के बीच में रिलेशन? कोई डाउट? ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर ये बोलूँ कि KH2 जो है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट जो है ऑक्सीजन से क्या है, ज़्यादा है। तो इन दोनों में अगर अपन सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑक्सीजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन बताओ, खुद बताओ, सोचो कि हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ या घटाऊँ तो हेनरी कांस्टेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ाने पर बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। और ये दिमाग तुम इसी वाले कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो, ये जो सामने रिलेशन बना के रखा है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बता सकते तुम, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट एक नंबर होता है। क्या होता है, वो एक नंबर होता है। वो नंबर किसके साथ कैसा रिलेशन रखता है वहां से तुम बता सकते हो इसके बारे में। तो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली वहां से देख लो कि उसमें कैसा रिलेशन है टेम्परेचर का, तो बता सकते हो इसके बारे में। कुछ हिंट दूं? टेम्परेचर बढ़ाने पर जाइए तो ज्यादा होगा। हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की पार्टिकल हाँ। सॉल्युबिलिटी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जैसे ये गैस जो इसमें मान लो जो घुला, जैसे जो गैस इसमें घुली हुई है, ठीक है ना, इधर साइड ये मान लो इसमें जो ज़्यादा गैस, इधर से कुछ घोल देते हैं इसमें, ये लो, इधर से इधर मान लो घुली हुई है। अब इधर का टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाएंगे, इसका, इस लिक्विड का, तो ये गैस के पार्टिकल क्या होंगे, बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट भी बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, तो ये बाहर चला आएगा। ठीक है। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, और सॉल्युबिलिटी का हेनरी कांस्टेंट से कैसा रिलेशन है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, और सॉल्युबिलिटी घटने पर, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, समझ गए। यानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा, और जिसका टेम्परेचर कम उसका हेनरी कांस्टेंट भी कम। समझ में कैसा रिलेशन लगाना है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये घटा और इसके घटते ये बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है। यानी कि KH और टेम्परेचर दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। क्लियर हो गया, कोनो डाउट? ठीक है।
चलिए समझ गए ना कि टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट में कैसा रिलेशन है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब ये तो जानते होगे कि जो पानी होने में जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जानते हो ना, इसको कहते हैं, नहीं जानते क्या यार, बायो के स्टूडेंट होके एक्वेटिक एनिमल नहीं जानते तो, जलीय जंतु, जलीय जानवर, जलीय मतलब तो क्वेश्चन ये है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, ये बताओ कि ये ठंडे पानी में ज़्यादा सेफ रहेंगे कि गर्म पानी में? क्या बात है, अरे खौलत पानी में हो डाल रहे हैं कि तू बोल रहा है कि खौलत पानी में डाल रही, मतलब जो जलीय जंतु होते हैं, मतलब कम टेम्परेचर का पानी इनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा मतलब इतना नहीं कि वो ओवन फ्राई हो जाए, रह सकते हैं, पर ज़्यादा मतलब इनके लिए ज़्यादा स्विचेबल कौन सा होगा। अब ऐसा मत उस हिसाब से मत सोचना कि ठंड पानी में थोड़ा ठंड रहेंगी तो गर्म पानी में उनका ज़्यादा गर्मी लगी, वो वाला केस नहीं है। इस पर जानवरों पे डिपेंड करता है। अच्छा ये बताओ, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको अंदर, हम लोग जैसे बाहर हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, जीवित रहने के लिए कौन सा गैस की जरूरत है, ऑक्सीजन। एक्वेटिक को भी वही चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। तो जो पानी में गैस जो घुली हुई है वो ऑक्सीजन, तो यहाँ में कनेक्शन, मतलब उनको जब वो पानी में घुली, मतलब उनको जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो वो वहाँ आराम से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, क्लियर ना। तो मैं क्वेश्चन ये है कि कम टेम्परेचर वाला पानी में ज़्यादा ये अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगे या ज़्यादा टेम्परेचर वाले पानी में अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि सर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन गैस है वो हाँ, ज़्यादा टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो ऑक्सीजन उसमें घुला हुआ है उसकी मात्रा, एक तो वैसे भी पानी में गैस की मात्रा कम ही रहती है, ठीक है ना, और ऊपर से तुम और टेम्परेचर क्या कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, तो उससे गैस की सॉल्युबिलिटी और क्या हो जाएगी, कम। तो वो गर्म पानी से पहले ऑक्सीजन की कमी, मतलब गर्म पानी से तो बाद में निपटेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से पहले निपट जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है भाई, अब ये तो पता है कि सॉल्युबिलिटी यानी कि जो विलेयता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके लिए ठंडा पानी जो होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है, ये ठंडे पानी में ज़्यादा अच्छे से रह लेते हैं। समझ में आया कि कारण क्या है, क्योंकि ठंडे पानी में इन्हें पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो मिलती है, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। कोई डाउट? ठीक है, चलो देखो, इसमें अभी ये जो रिलेशन पढ़ लिए थे, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना, ठीक है, ये किसी एक गैस के बात हो रही है तो ये पार्टिकल प्रेशर हो गया और ये उसका मोल फ्रैक्शन, आंशिक दाब और मोल प्रभाव, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाने पर क्या आता है, के इंटू एक्स ए, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये क्या है, के एच, हेनरी कांस्टेंट। तो के एच का जो फॉर्मूला बनता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये के एच वाला तो यहाँ तक तो फॉर्मूला बनाए ही थे पहले ही, लिख लो इसको पहले यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, मतलब ये प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन जो है ये एक्स ए, गैस का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव, ये गैस का पार्टिकल प्रेशर है, आंशिक दाब, और ये उसका मोल फ्रैक्शन, लिक्विड में घुली हुई गैस की मात्रा के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। यहाँ दोनों के ऊपर पावर 1 1 है तो पैराबोलिक बनेगा। कांस्टेंट बनेगा। ये कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली कहाँ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार, और दोनों की पावर कितनी है, 1 1, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 1 होता है तो पावर 1 का लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, इधर ऐसे बढ़ेगा,
समझ गए? यानी कि मतलब कि जब ये नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जब बढ़ता है तो प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है। अब जरा ये बताओ, अगर मान लो टेंजेंट तो पता ही होगा, टेंजेंट स्लोप जिसको बोलते हो, टेंजेंट या स्लोप, इसी को क्या बोलते हैं, प्रवणता या ढाल। बताओ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है? टेंजेंट जो होता है वो टेन थीटा से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? टेन थीटा से निकाला जाता है। ठीक है। मान लो, यहाँ पे समझ लो, मान लो किसी एक गैस का कोई एक मोल फ्रैक्शन ले लो। उस मोल फ्रैक्शन पे मैं ले लेता हूँ कि गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, पी ए। इस मोल फ्रैक्शन पर इस गैस का प्रेशर कितना है, पी ए। तो जब मैं ये अब ये वाला देखो, ये ग्राफ जो ये दिख रहा है, इसमें ये मान लो थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये किसके बराबर का है, एक्स ए। किसके बराबर है ये, एक्स ए, ये मोल फ्रैक्शन। और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका क्या है, पार्टियल प्रेशर। अब जरा ये वाला देखो, ये ट्राइंगल देखो, इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको मान लो, मैं क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। तो अब जरा बताओ, यहाँ से टेन थीटा अगर निकालूंगा तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। मतलब ये वाला किसका ग्राफ है, ये किसके सामने है, प्रेशर के सामने है ना। यानी कि ये प्रेशर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आमने सामने बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पे पी ए है तो इधर भी कितना होगा, पी ए। और ये वाला एक्स ए, ये परपेंडिकुलर है। थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर, 90 और थीटा को मिलाने वाला बे। ये हो गया लंब और ये आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बे, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी ए अपॉन एक्स ए। जरा इधर देखो, पी अपॉन एक्स के बराबर क्या है, के एच, हेनरी कांस्टेंट। पी अपॉन एक्स के बराबर टेन थीटा, यानी इसका टेंजेंट, इसके प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच के ग्राफ का टेंजेंट। तो अगर मैं इससे और इससे रिलेशन निकालूं तो क्या रिलेशन आ रहा है कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो उसके टेंजेंट के इक्वल होता है। मतलब अगर अपने को प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ दे दे और बोल दे कि इसका हेनरी कांस्टेंट बताओ, कि जिस गैस का ये डाटा दे रखा है उस गैस का हेनरी कांस्टेंट अगर तुमको निकालना है तो तुम उसका क्या निकाल लो, लो टेंजेंट, टेन थीटा। समझ गए? यानी यहाँ से अपना क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि जो टेन थीटा होता है वही हेनरी कांस्टेंट होता है। मतलब कि पी और एक्स का जो ग्राफ का हेनरी, पी एक्स ग्राफ का जो टेंजेंट होता है, यानी जो प्रवणता होता है, वो किसके बराबर होता है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है।